दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हमारा आज का विषय है मोहम्मद गोरी एवं भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बीच लगभग 150 सालों का अंतराल दिखाई देता है और इस समय अंतराल में कोई महत्वपूर्ण बाह्य आक्रमण देखने को नहीं मिलता है। इस बीच कई राजपूत सत्ताएं प्रभाव में आईं, जिनमें आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के चलते एकता की कमी पाई जाती थी। उस समय यहाँ कई छोटे छोटे राजाओं एवं सामंतों के भूखंड विद्यमान हुआ करते थे, जिनमें एकात्मकता या राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होता था। आगे चलकर इसका लाभ कई बाह्य आक्रमणकारियों द्वारा उठाया गया। कुछ ऐसी ही दशाएं थीं जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर तुर्की सत्ता को स्थापित किया। मोहम्मद गोरी गजनी के साम्राज्य पे अधिकार करता हुआ आगे बढ़ा और एक सेकंड ये मार्कर ले लें। गोरी जब गजनी के साम्राज्य पे अधिकार करता हुआ आगे बढ़ा, पहले इसने गजनी के साम्राज्य पे अधिकार किया, फिर ये भारत की तरफ आगे बढ़ा और इसका पहला आक्रमण भारतीय क्षेत्र पे इसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान क्षेत्र पर करमई शासकों पर हुआ, जहां इसको विजय मिली। आगे इसका दूसरा भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण जो था वो 1178 में गुजरात के अन्हिलवाड़ क्षेत्र पे था, जहां का शासक मूलराज द्वितीय या इन्हीं को भीमदेव द्वितीय कहा जाता था, जो कि सोलंकी चालुक्य थे। सोलंकी चालुक्य वंश के शासक थे और इसी वंश के जो शासक थे पहले यहाँ भीमदेव द्वितीय हैं। और इसके पहले आपने पढ़ा था इसके पिछले वाले वीडियो में भीमदेव प्रथम के बारे में, जो जिसकी लड़ाई होती है महमूद गजनवी से जब सोमनाथ पे आक्रमण के दौरान, है ना। यहाँ पे भीमदेव द्वितीय हैं, उसी वंश के शासक, ठीक है। तो ये मूलराज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय अल्पवयस्क शासक थे, जो कि अपनी माँ लाइक देवी या नायिका देवी, दो नाम मिलते हैं, या और भी कई वर्तनी इनके नाम में मिलती है तरह तरह की। तो लाइक देवी या नायिका देवी अपनी माँ, इनकी माँ थी। इन्हीं के संरक्षण में वो गद्दी को संभाले हुए थे। इस युद्ध में गोरी की पराजय होती है। आगे सुप्रसिद्ध तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में होता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर और दिल्ली क्षेत्र के शासक थे। जब गोरी भारतीय राज्य क्षेत्रों को विजित करता हुआ आगे बढ़ा तो इसने 1189 में भटिंडा पे अधिकार किया, जिसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिली। तो पृथ्वीराज चौहान आगामी खतरे को लेकर काफ़ी चिंतित हुए और इन्होंने क्या किया कि बाकायदा 1.5-2 साल का समय लिया। ध्यान दीजिए कि भटिंडा पे इसमें आक्रमण किया 1189 में। अब पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच जो तराइन की पहली लड़ाई हुई वो 1191 में हुई। यहाँ पे पृथ्वीराज ने क्या किया कि 100 राजपूत राजाओं का एक संघ तैयार किया और भटिंडा पे अधिकार करने के लिए, उसको स्वतंत्र कराने के लिए ये आगे बढ़े। 991 में तराइन के मैदान में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है
और पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंदराज के बाणों से ये घायल हो जाता है गोरी, जिसकी जान इसी के किसी बहादुर सिपाही द्वारा बचाई जाती है, जो इसको ले करके इसके साम्राज्य गौर या गौर क्षेत्र, घूर क्षेत्र, कई नाम मिलते हैं, वहाँ पे भाग जाता है। अब तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, जब इसकी पराजय होती है गोरी की, तो अपनी इस पराजय की ये भली भांति समीक्षा करता है और ये भी इसका भी विश्लेषण करता है कि मेरी जब हार हुई तो इस समय भारत के जो राजपूत शासक हैं उनकी क्या प्रवृत्ति है, उनकी क्या रणनीति है, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इन सब का भली भांति विश्लेषण करने के बाद उसने अभियान किया और अपनी सेना, एक विशाल सेना तैयार करके इस ओर चल दिया, तराइन के मैदान की तरफ वो चल दिया। और इसने पृथ्वीराज के मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए इसी बीच अपने एक दूत को पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजता है, जो कि ये कहता है कि हमारे मालिक, हमारे जो सुल्तान हैं, वो आपसे युद्ध नहीं करना चाहते और बेहतर होगा आपके लिए कि आप गोरी की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो उनको आप पर आक्रमण करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। बाकायदा ये जानता था गोरी कि पृथ्वीराज उसकी इस बात पे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो काफ़ी स्वाभिमानी स्वभाव के थे, ठीक है। उनके स्वाभिमान के बारे में भली भांति जानता था। उनके मन में सिर्फ इस भ्रम को पैदा करने के लिए कि गोरी अभी युद्ध नहीं करना चाहता, ऐसा उसने किया था। तो इधर और ऐसा ही हुआ, ये इस भ्रम में आ जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान इसकी चालाकी में आ जाते हैं और उन्होंने बड़े ही राजपूताना अंदाज में कहा, राजपूत अधीनता स्वीकार नहीं करते, वो तो ऐसे शासक होते हैं जो कि युद्ध में पीठ दिखा के भागने वाले को अभय दान दे देते हैं। इसने व्यंग्यात्मक तरीके से पृथ्वीराज ने गोरी की तरफ इशारा किया और वो इनका जवाब, इसके दूत का जवाब देने की ही तैयारी में लगे रहते हैं, इन्हीं सब में लगे रहते हैं और सुरक्षा के प्रबंध की कमी रहती है, क्योंकि इनको आभास ही नहीं था कि गोरी आक्रमण करेगा। और ये तभी गोरी तराइन के मैदान तक पहुंच चुका था। गोरी ये संदेश भिजवाया और बढ़ता रहा और तराइन के मैदान में पहुंच चुका था और पृथ्वीराज द्वारा सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध न किए जाने की वजह से यहाँ पर पृथ्वीराज की हार हुई और पृथ्वीराज पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुए। गोविंदराज इनका भाई भी इसी युद्ध में मारा गया। कुछ स्रोत और जैसे कि चंद्रबरदाई का पृथ्वीरासो ये बताता है कि पृथ्वीराज युद्ध मैदान में, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। गोरी इनको ले करके, बंदी बना के ले करके अपने राज्य में ले गया और वहाँ पे गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया और काफ़ी दिन तक बंदी बना के रखा था। और कुछ दिन बाद ये पृथ्वीराज चौहान अपने एक शब्दभेदी बाण से गोरी की हत्या कर देते हैं और खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा गया है। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यही माना जाता है कि युद्ध भूमि में ही पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो तराइन की इस युद्ध में गोरी के विजय के बाद ही भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाती है। अब देखते हैं कन्नौज पर आक्रमण। कन्नौज का शासक हुआ करता था जयचंद गढ़वाल। जयचंद जो गढ़वाल जो शासक था, गढ़वाल वंश का जयचंद, वो कन्नौज पे शासन करता था और कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी की सहायता की थी और संयोगिता पृथ्वीराज वाला प्रसंग भी काफ़ी चर्चित है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता फ़िलहाल।
तो कन्नौज पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने और चंदावर का एक युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में गोरी और जयचंद, गढ़वाल राजा जयचंद के बीच। तो एक यहाँ पे एक फैक्ट है कि चंदावर, प्रसिद्ध युद्ध चंदावर उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में पड़ता है? तो याद रखिएगा कि फिरोजाबाद के हिस्से में पड़ता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया शायद। तो देखिए शुरू में क्या हुआ कि जयचंद की सेना गोरी की सेना की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थी और यहाँ पे गोरी हारने ही वाला था कि अचानक से जयचंद की आंख में तीर लगा और जयचंद घायल होकर घोड़े से गिर गया और जयचंद की सेना में अफरा तफरी और अव्यवस्था मचने के चलते गोरी इसका फ़ायदा उठाता है और जयचंद की हत्या कर देता है। इस युद्ध में भी गोरी की जीत हुई। (1197) में पुनः गोरी ने अन्हिलवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और इस बार भीमदेव पराजित होते हैं। हालांकि बाद में 1201 में भीम ने पुनः इस क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। गोरी के कई गुलाम थे, लेकिन दो प्रसिद्ध गुलाम थे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चल के भारत में सल्तनत साम्राज्य की गुलाम वंश की स्थापना करता है, आगे के वीडियो में हम देखेंगे। और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो शेष उत्तर भारत की तरफ ये कुतुबुद्दीन ऐबक सक्रिय था, यहाँ पे उसने काफ़ी क्षेत्र विजित किए। तो वहीं बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में ये बख्तियार खिलजी काफ़ी सक्रिय हुआ, जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करवाया। और 1203 ईस्वी की बात है कि बंगाल के एक शासक लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश के अंतिम शासक थे, जिनको इसने पराजित किया और बंगाल क्षेत्र पे अधिकार कर लिया गया इसके द्वारा। तो कहा जाता है कि बंगाल क्षेत्र को पहली बार जीतने वाला कौन सा मुस्लिम कमांडर इन चीफ था? तो बख्तियार खिलजी का नाम आता है। ध्यान रखिएगा, 1203 में बंगाल को अंतिम सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन को पराजित करके इसने इसको विजित किया था। गोरी की मृत्यु। तो 1206 में दमयक नामक जगह पे अपने शिविर में ये नमाज अदा कर रहा होता है, तभी खोखर जाटों के एक समूह के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और गोरी की मृत्यु हो जाती है। एक फैक्ट है, गोरी ने हिंदू और मुस्लिम एकता के संकेत में एक सिक्का जारी किया, जिसमें एक तरफ अरबी में कलमा तो दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।